अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और ये आज की वीडियो मैं रहा हूँ एलर्जिक राइनाइटिस और एडिनॉइड्स के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस नाक की एलर्जी को कहते हैं, और एडिनॉइड्स एक गदूद होता है जो नाक के पीछे हमारे गले में मौजूद होता है। ये बिल्कुल टॉन्सिल्स की तरह, टॉन्सिल्स तो सामने नज़र आते हैं, ये एडिनॉइड नज़र नहीं आता, ये ऊपर की तरफ होता है। और ये एडिनॉइड एक गदूद होता है जो कि जब बढ़ जाता है तो बच्चे रात को स्नोर करते हैं, रात को उनको बड़ी मुश्किल से नींद आती है, मुंह खोल के सांस लेते हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बहुत सारे बच्चे मुतासर होते हैं, जिसमें मुब्तला होते हैं, लेकिन तशख़ीस भी बहुत कम है और इलाज भी बहुत कम बच्चों को मिलता है। इसका जो डेफ़िनेटिव इलाज है वो बहुत कम बच्चों को मिलता है। पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, फिर बच्चा इसकी वजह से जब रात की उसकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, रात को उसका साँस घुटा-घुटा सा रहता है, रात को बार-बार जागता है, तो उसको डे टाइम भी बच्चा जो है वो स्लीपी रहता है। सारा दिन पेरेंट्स शिकायत करते रहते हैं कि जी बच्चा हमारा तो सोता रहता है सारा दिन। सारा दिन क्लास में टीचर भी शिकायत करती है कि बच्चा हमारा सो जाता है। तो इसका क्या हल है डॉक्टर साहब? इसमें आप सबसे पहले तो ज़रूरी है आप इसकी अलामात जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई करें, और फिर उसके बाद हम आपको बताएँगे कि आप घर पे क्या करें, आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, आप कैसे इलाज करवाएँ इसका, और इसका इलाज जो है वो किन-किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। ये सारा आज की वीडियो में मैं बताऊँगा। सबसे पहले अलामात क्या होती हैं? अलामात सबसे पहले ये होती हैं कि बच्चे के नाक की एलर्जी रहती है, बच्चे को छींकें आती हैं, खुशबू सूँघने से, पोलन जब फूलों के दरमियान जाता है, या जब खुशबू कोई सूँघता है, घर में आप परफ्यूम लगाते हैं तो बच्चा छींकने लग जाता है, या नाक उसका जो है वो बंद रहता है, कभी एक साइड नाक की बंद, कभी दूसरी साइड नाक की बंद, रात को सोते हुए अक्सर नाक जो है वो बंद रहता है बच्चे का। फिर तीसरे नंबर पे उसको जो है वो बार-बार गला खराब होता है, बच्चा बार-बार शिकायत करता है कि मुझे जो है वो गले में जो है वो रेशा गिर रहा है पीछे। जब नाक की एलर्जी होती है तो रेशा ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ सामने की तरफ गिरे, कुछ बच्चों में सामने की तरफ भी गिरता है, लेकिन अक्सर बच्चों में रेशा पीछे की तरफ गिरता है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं हम इसको। रेशा पीछे गले में गिरता है, केरा जिसे कहते हैं आम ज़ुबान में हम लोग, केरा गिरता है। फिर बच्चे को जो है वो कफ़ की शिकायत, गला के बार-बार ख़राब होने की शिकायत होती है, बुखार बार-बार आने की शिकायत होती है। बच्चा शाम के वक़्त बाहर खेलता-कूदता है, डस्ट में, पोलन्स में खेलता है, और जब घर वापस आता है तो माँ कहती है जी शाम में फ़ीवर हो जाता है, इसको रोज़ाना शाम में बुखार हो जाता है बच्चे को। मैं देखती हूँ इसका सर भी गर्म होता है, मुँह भी गर्म होता है, जिस्म सारा गर्म होता है। लेकिन जब बुखार रिकॉर्ड करते हैं तो बुखार इतना ज़्यादा नहीं होता, और बच्चे की ग्रोथ भी जो है वो अफ़ेक्ट हुई होती है। बच्चे को आप जब कंपेयर करते हैं उसके क्लास फेलो से और उसके पीयर से, उसके एज फेलो से जब कंपेयर करते हैं, तो बच्चे का कद भी उतना अच्छा नहीं होता, और बच्चे का वज़न भी उतना अच्छा नहीं होता। फिर रात के वक़्त जब बच्चा सोता है तो उसके साथ स्नोरिंग करता है, खर्राटे मारता है। उसकी नॉइज़ी ब्रीथिंग होती है, या तो फ्रैंक खर्राटे होते हैं या नॉइज़ी ब्रीथिंग होती है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो मुँह खोल के, खुला रख के सोते हैं। उससे ये होता है कि ये नाक जो है उसका ऐसे अपवर्ड लिफ्टेड हो जाता है। नाक अपवर्ड लिफ्टेड हो जाता है, और उसके साथ ये अपर लिप भी बो लाइक हो जाता है, ऐसे बो की तरह हो जाता है, और कुछ लोग तो इसको खूबसूरती की अलामत भी समझते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि उसका नाक ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया है बच्चे का, और अपर लिप भी लिफ्ट हो गया है, और दांतों के दरमियान जो अपर इंसाइजर्स हैं उनके दरमियान फासला आ गया है, तो दिस इज क्लासिकल साइन ऑफ एडिनॉइड फेशिस। इसका मतलब है कि उसके एडिनॉइड अब बढ़े हुए हैं। ये एलर्जिक राइनाइटिस और एडिनॉइड जो है दे गो हैंड इन हैंड, ये तकरीबन दोनों इकट्ठे ही होते हैं, क्योंकि बार बार एलर्जेंस नाक में जाके बैठ रहे होते हैं, और उन एलर्जेंस को, एडिनॉइड का काम होता है कि एलर्जेंस को और जरासीम को खींचे, सक करे अपने अंदर, और अपने अंदर जो है उनको किल करे। तो ज़ाहिर है जब उसका काम करना पड़ता है तो वो बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो नाक का पिछला हिस्सा बंद कर देता है। यहाँ पे पीछे की तरफ नाक हमारा ऐसे सीधा नहीं पीछे की तरफ जाता है, ऊपर दिमाग की तरफ नहीं जाता। ऐसे पीछे इसकी जो कैविटी है नीचे सीधी पीछे की तरफ जाती है, गले की तरफ। तो उधर पीछे गदूद होता है जो कि इसको नाक को बंद कर देता है। तो बच्चा फिर मुँह खोल के साँस लेता है। उसका अपर लिप जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, नाक जो है एंटीरियर नेरीज़ उसकी जो है सामने नज़र आना शुरू हो जाती हैं दोनों, और दाँतों में इंसाइज़र्स के दरमियान भी फासला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वो बच्चा मुँह से साँस लेता है, नाक उसका रात के वक़्त बंद होता है, तो स्नोरिंग भी होती है, और बाज़ औक़ात अगर मुँह से अच्छा-सा रास्ता खुला हो तो स्नोरिंग नहीं होती, वो मुँह से साँस लिए जा रहा होता है बच्चा। फिर कुछ केसेज़ में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, बच्चा रात एडिनॉइड इतना बड़ा होता है कि वो उसकी वजह से, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो बेबी जो है वो स्नोर कर रहा होता है, या बाज़ उसका जो है गला खुला भी होता है, और उसके साथ जो है वो सांस ले रहा होता है, लेकिन उसको जो है नींद अच्छी नहीं होती, और अगले दिन वो बड़ा थका थका सा रहता है, क्लासरूम में भी सोता है, और पेरेंट्स जो है शिकायत भी करते हैं। फिर कुछ बच्चों को इसके साथ जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात को उसका सांस रुकता है कुछ बच्चों का। पेरेंट्स बताते हैं कि जी बच्चा लेते लेते सांस लेते लेते सांस रुक जाता है, उसका नीला पड़ जाता है, और फिर यकदम वो उठता है, रोता है, और फिर सांस लेना तेज तेज सांस लेता है, और फिर दोबारा उसका सांस बहाल होता है।
तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, सांस का रुक जाना है, ये इसका डेंजर साइन है, रेड फ्लैग साइन है। अगर किसी बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा हो तो उसको फौरन ऑपरेशन करना चाहिए। जिस बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ना हो, सिर्फ नाक में रेशा हो, नेजल एलर्जी हो, राइनाइटिस हो, तो फिर उस बच्चे में हम जो है वो लोकल थेरेपी भी देते हैं, हम सिरप्स भी देते हैं, हम मल्टीविटामिन भी देते हैं, ताकि उसकी इम्यूनिटी को जो है हम बेहतर कर सकें। फिर हम ऐसे बच्चों में जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी देते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी देते हैं। ये वो फैटी एसिड्स हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं और एलर्जी को रिड्यूस करते हैं, ताकि बच्चे की एलर्जी जो है वो कम हो जाए। तो ये सारे करने से ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 का किस में होते हैं, फिश में होते हैं। लेकिन फिश अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड हालत में करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान करेगी, इवनिंग में इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान करेगी। फिश लिवर ऑयल के जो है वो कैप्सूल्स भी मिलते हैं, फिश लिवर ऑयल के सिरप्स भी मिलते हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा एडवाइजेबल है, और वो भी ऑयली फ़िश का, जो कि समंदर वाली मछली आमतौर पे होती है। ऑयली फ़िश का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे अहम है इस सिलसिले में। और लेकिन डे टाइम में, दिन के वक़्त दोपहर के खाने के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाए, और स्टीम्ड जो है वो फ़िश इस्तेमाल की जाए, या अगर बारबेक्यूड फ़िश इस्तेमाल करनी है तो वो वाली होनी चाहिए जो एल्यूमीनियम फ़ॉइल के अंदर बंद है। यानी उसके अंदर बहुत सारा अगर जो सूट है उसका कोयला जो है वो अगर चढ़ेगा उसके ऊपर, तो वो तो और भी ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि बच्चे के मैदे की तेज़ाबियत करेगा। मैदे की तेज़ाबियत जब ऊपर की तरफ उबलेगी तो वो गले में सूजन का बायस बनेगी और बच्चे का रेशा ख़त्म नहीं होगा। बड़ों का भी, ये सारे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है ये एडवाइस, ये सारी बड़ों के ऊपर भी उसी तरह फिट आती हैं एडवाइसेस। फिर उसके साथ हम बच्चे को जो है वो बहुत सारी मेडिसिन मैंने जैसे आपको बताया कि दे सकते हैं। फिर एलर्जेंस को आप अवॉइड करें। बच्चे को जो एलर्जी की चीज़ें, जो चीज़ें एलर्जेंस उसको पैदा हो रही हैं, जो मसाइल पैदा कर रही हैं, उसके लिए उनको आइडेंटिफाई करें कि वो डस्ट है, वो पोलन है, वो खुशबू है, वो ग्रास है, या वो घर के अंदर कोई मोल्ड है, घर के अंदर यानी काई जमी हुई है किसी जगह पे, या घर के अंदर कॉकरोच हैं, या एनिमल्स हैं, या घर के अंदर जो है वो कारपेट्स हैं जिसके अंदर डस्ट माइट्स रहते हैं, या घर के अंदर पैरट्स हैं, बर्ड्स हैं जिनकी वजह से जो है वो जिनकी ड्रॉपिंग से प्रॉब्लम पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करें, इनको रूल आउट करें, इनको निकालें इससे, उस बच्चे की इन्वायरमेंट से, और बच्चे को जो है वो हेल्दी ज़िंदगी जो है वो जीने का पूरा हक दें। उसको पूरा राइट है कि वो भी बाहर जाके खेले, वो भी हर तरह की साइकिलिंग करे, हर तरह की जगह पे फुटबॉल खेले, अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करे। उसके लिए ज़रूरी है कि उसको हर एस्पेक्ट को देखा जाए, उसकी एनवायरनमेंट को भी उस तरह से रखा जाए, उसकी डाइट को भी अच्छा किया जाए, उसको जो एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन्स की डेफिशिएंसी है वो भी पूरी की जाए। उसमें अगर एलर्जी हो रही है तो एंटी एलर्जिक्स दिए जाएँ, अगर उसको इन्फ्लेमेशन हो रही है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स दिए जाएँ जो उसकी नाक में और एडिनॉइड को जो है वो सुप्रेस करें, उनको उनकी सोज़िश सोज़िश को कम करें। और लास्टली बच्चे को ऐसी वैक्सीन्स भी दी जाएँ जिससे बार-बार जरासीम का बैठना और बार-बार जरासीम का गला ख़राब और राइनाइटिस करना, राइनोसाइनोसाइटिस करना के इम्कानात जो है वो कम किए जाएँ। इन बच्चों में बाज़ का साइनोसाइटिस का भी जो है वो मसला आ जाता है, उस केस में स्टीम इन्हेलेशन सबसे फ़ायदेमंद है, और अगर मेंथॉल भी उसमें डाल दिया जाए, जैसे विक्स वेपोरब है, इस तरह की और भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर अगर थोड़ा-सा डाल लिया जाए और उससे भाप ली जाए बच्चे को, लेकिन आँखें बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो विक्स जो है वो आँखों में जब लगती है तो बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो कंजक्टिवाइटिस कर देती है। तो आँखें बंद करके वो स्टीम इन्हेल करें, और बच्चा जो है वो ट्वाइस डेली उनको उसको स्टीम दें, क्योंकि स्टीम जो है, पानी जो है सबसे अच्छा म्यूकोलिटर है, सबसे अच्छा म्यूकोलिटिक एजेंट है। ये जो म्यूकस होता है, जो जो साइनसेस के अंदर, जहाँ पे साइनसेस होते हैं, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होते हैं, यहाँ पे फ्रंटल साइनस होते हैं, इनके अंदर जो, और पीछे एथमॉइडल और स्फिनॉइडल साइनसेस होते हैं, इनके अंदर जो रेशा भरा हो वो भी निकल जाए, और बच्चे को नेज़ल म्यूकोज़ा भी, उसकी जो इन्फ्लेमेशन हुई है वो कम हो, एडिनॉइड की इन्फ्लेमेशन भी कम हो, और बच्चा अच्छी तरह से सांस ले सके। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात एलर्जिक राइनाइटिस और एडिनॉइड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पेज को, और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।